हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस साइंस सीरीज में जिसमें हम फिजिक्स का ये थर्ड चैप्टर है या थर्ड टॉपिक बोल सकते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके जो कनेक्शन होता है उसके बारे में और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में जो ये बेसिक आते हैं। ये सारे बच्चों के लिए कॉमन है जो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका साइंस से क्वेश्चन आता हो। तो ये चैप्टर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और वो खास करके बिहार वाले एग्जाम में देना चाह रहे हो तो उनके लिए ये चैप्टर थोड़ा दुगना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है जो जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है उसमें भी ये पढ़ना होता है। और ये बेसिक अगर यहाँ पे है तो थोड़ा सा वहाँ पे और डीप जाना होता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जनरल इंजीनियरिंग में। ठीक है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और हाँ, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात होता है पहले कि हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में कि ये करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब चार्ज जो होता है, क्या चार्ज जो होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी चार्ज है वो क्या होता है, फ्लो करता है थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, कुछ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को हम अगर कंपेयर करेंगे वाटर स्ट्रीम से तो उसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये फ्लो करता है। ठीक है। तो इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी कोई भी क्वांटिटी हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आता है ना, तो वो क्या देता है, रेट देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेज है किसके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेट हो गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें। ये जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक करंट का, ये तो जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट आया था ना, जब पता चला था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, जो ये प्रोटॉन होता था, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं पता था लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो होता था, तो करंट को मानते थे इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पता चला तब उसमें उस टाइम से ये डिफिनेशन बना, जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करता है। अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जनरली क्या होता है, आई जो करंट हो गया और आपका क्यू जो है चार्ज है और टी है टाइम है, तो मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है। इसको सिंपल ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है, एम्पियर। ये भी बहुत बार पूछा है। अगर इन केस थोड़ा सा भी अगर घुमाया ना, तो जो इसका डिफिनेशन होता है ना, चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकंड। तो इसको एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड। एक ये भी हो गया। ठीक है। और ये जो है चार्ज होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो नेट चार्ज होता है, अगर कोई चार्जेज अगर पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, तो ओवरऑल जो जो नेट चार्जेज आएगा ना, उस चीज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। चार्ज का यूनिट अभी हम बात कर लिए, क्या होता है, कूलम। ठीक है। ये जो 1 कूलम की बात करें, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू द चार्ज कॉन्टेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बात कर रहा है ना, जो ये चार्ज होता है 1 कूलम किसके बराबर होगा, जो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कांटेंट करेगा ना, सेम वो 1 कूलम के बराबर होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर बात करें, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। आप इसको जब ये करोगे ना, डिवाइड करके देखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना, क्यू इक्वल टू एन होता है, जो कि ये ई हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेज है। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे आपका। तो ये हो गया। अब करंट आ गया, तो करंट को जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग अभी आसपास देखते हैं पूरे इसमें, घरों में हर जगह पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के कहीं भी कोई चीज फंक्शन नहीं कर सकता। तो ठीक है। तो अगर अगर इसके बारे में जानेंगे तो ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मेजर कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर किस चीज से करते हैं, ऑमीटर से। ठीक है। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आया है, इवन आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो जनरल इंजीनियरिंग है वहां से भी पूछा है। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी पूछा है, आप देख रहे हो। और ये जो होता है ना, ऑमीटर को जब करंट हम मेजर करते हैं ऑमीटर को, तो उसको क्या करते हैं, हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसके साथ भी, सर्किट सर्किट जो होता है ना, सर्किट जब बनाते हैं तो ऑमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके आगे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो करता है कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो जो ऑफ सेल कोई भी है, कोई बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो जो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ऐसा होता है फ्लो। ठीक है। तो उसी के अगर ये जो फ्लो कर रहा है, जो चार पोटेंशियल आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या। अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज से भी जानते हैं, वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा नाम क्या है और किस और नाम से बुलाते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बुलाते हैं। ये क्या होता है,
कोई 2 पॉइंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कोई 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल में, पोटेंशियल बोले तो वोल्टेज में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका डिफिनेशन देखें, अगर डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूछा हुआ है, इसका भी डेफिनेशन है ना, वो पूछा हुआ है। अब जैसे देखो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्या करता है, वर्क डन वाइल सोर्स इज ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। मतलब क्या होता है, वर्क डन जो होता है, जो सोर्स चार्ज होता है और ये टेस्ट चार्ज होता है, आप इसको जो भी बोल सकते हो, टेस्ट चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्जेज, उसको क्या हो गया, फ्रॉम इन्फिनाइट टू द पॉइंट, टू एक पॉइंट पे कोई, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लाएगा, ठीक है। उसने जो उतने दूर में आप उतने ये चीज करने में जो वर्क हुआ है, उसी को बोलते हैं, जो वर्क डन हुआ है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें, तो डिफाइन तो ये रहा डिफिनेशन, लेकिन इसको हम ये लिखते हैं ये फॉर्मूले के रूप में, तो ये हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज तो हम अभी देखें ऊपर, Q इक्वल टू एनी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो इनके अगर पोटेंशियल डिफरेंस का अगर यूनिट पूछता है, जो कि पूछता है बहुत बार एग्जाम में, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, या बोल्ट बोल्ट होता है ऐसे, नॉर्मली ऐसे जो होता है ना, ऐसे बोल्ट बोलते हैं, या जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ से आया है। और इसको मेजर किससे करते हैं, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किस इंस्ट्रूमेंट ये यूज करके इसका मेजरमेंट होता है, तो वो जो होता है वो है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना किसी 2 पॉइंट का, तो वो यहाँ पे पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ये वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना होगा, जैसे अगर सर्किट में होगा कैसे कनेक्ट करना होगा, तो वोल्ट मीटर होता है ना, हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में, ठीक है। ये देखिए जो कनेक्ट करते हैं ना, हमेशा पैरेलल में करते हैं। ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जनरल इंजीनियरिंग में पूछा ही है, आपका साथ साथ में जीएस वाले में पोर्शन में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे आप देख लेते क्या है, पहले ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके यूनिट क्या है, किस किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये आता है, यूनिट्स यूज होता है, वो भी आएगा। और इलेक्ट्रॉन के चार्जेज कितने होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब साथ में पढ़ते हैं ओम्स लॉ, ये अपने आप में भी हर बार की तरह इसमें हमेशा हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, जहां भी साइंस आएगा या जनरल इंजीनियरिंग, वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ जो है ना, ये देखिएगा जनरली ओम्स लॉ को ऐसे करते हैं, जो वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के, करंट के, ठीक है। जो ये करंट होता है, और जब ये रेशियो होता है ना वी बाई आई, जो ये इसका हो गया वी बाई आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है ना, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं, वो क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो आपका ये कहीं से भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं। ऐसे इसका जो ग्राफ होगा लीनियर होगा, ठीक है, वी बाई आई का जो ये वी बाई आई का जो वी बाई आई का जो ग्राफ बनाइएगा ना, वो एक लीनियर होगा सीधा, ठीक है। तो वो सब भी आप देख लीजिएगा, तो वो थोड़ा सा आता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पे जो होता है ना, अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैंने क्या बोला, यही है ना, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और जो वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो थ्रू इट हो रहा है, उसके थ्रू ये प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और जब हम ये करते हैं ना, जब ये ओम्स लॉ होता है ना, अगर ओम्स लॉ की बात हो रहा है ना, तो हमेशा ये कंसीडर करते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर भी वेरी कर रहा हो, तो ये चीज ध्यान रखना होता है। तो हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्या हो गया, ये इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, एसआई यूनिट की बात करो, ये रहा एसआई यूनिट ऑफ, किसकी बात करेंगे, वो डिपेंड करता है यहाँ पे, जैसे करंट हो गया, ये हो गया, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई का क्या हो गया, एम्पियर होगा, अगर वोल्ट यहाँ पे देखो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, अभी जो है ना, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वोल्ट है, तो आई आर हो गया, आई का हो गया एम्पियर, और आर का हो गया ओम, ठीक है। आई आर एम्पियर ओम हो गया, अगर ऐसे वोल्टेज डिफाइन करते हैं तो। अगर एसआई यूनिट ऑफ ये जो कांस्टेंट पुट किया है रेजिस्टेंस, उसका क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, ओम हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या करेंगे, जब इसके आगे देखते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है अलग अलग तरीके, डिपेंड करेगा सॉरी। तो समटाइम्स क्या होता है ना, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल, ये होता है कॉल्ड वेरिएबल। बहुत बार क्या होता है ना, जो करंट होता है, रेगुलेट करते हैं करंट कोई भी सर्किट के थ्रू विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डिपेंड करेगा, जो उसका रेजिस्टेंस है ना, वो वेरी करेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जो डिवाइस यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, उसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों ये पूछा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए कौन सा डिवाइस क्या यूज करते हैं, ठीक है, रियोस्टेट हो गया। यूज टू चेंज द, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, सेम चीज। आप ये भी देख लेना। अब एक चीज और यहाँ पे देखो, जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है थ्रू अ कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। अब डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना,
तो वो क्या होता है, कोई एक अपोजिट फोर्स लगता है जो इसको रोकता है, मतलब फ्लो होने से रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या है ना, रेजिस्टेंस को अगर प्रोपोर्शनलिटी के साथ देखें, आप जो ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब बोलेगा R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एरिया चेंज करेगा या लेंथ चेंज करेगा, और बोलेगा रेजिस्टेंस पे क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अब साथ में क्या होता है, जो ये रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। आप जो देख रहे हो ना, ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो रो है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो ये जो है ना, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल प्रॉपर्टी। मतलब इसका ये मटेरियल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब भी है ना, कोई भी लेंथ, एरिया या कुछ भी चेंज करो ना मटेरियल का, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप ये देखो, रो है ना, रो पे या रेजिस्टिविटी बोलो, उस पे एरिया और लेंथ को चेंज करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये क्या होता है, डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ मटेरियल नॉट ऑन क्रॉस सेक्शन। सॉरी। अब यहाँ पे देखना, अब रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो होता है ना, जनरली हायर देन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। होता क्या है, एलॉय क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग मेटल, ओरिजिनल मेटल होता है, उससे मिलके बनते हैं ना। मतलब दो तीन मेटल से मिला के बनाते हैं। ठीक है, एलॉय। तो इसमें बताया है, रेजिस्टिविटी जो होता है एलॉय का, जनरली हायर होता है। मतलब ये बता रहा है, अगर रेजिस्टिविटी हायर है तो क्या है, उसका रेजिस्टेंस भी हायर होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो रिलेशन है, यहाँ पे जो देखो रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, अगर रेजिस्टिविटी किसका है, एलॉय का, अगर हायर है देन किससे, जिस मेटल से मिलके बना है उससे, इट मीन्स रेजिस्टेंस भी हायर होगा। अगर कोई भी मेटल में, किसी चीज में अगर रेजिस्टेंस हायर होगा, इट मीन्स कंडक्शन जो होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थोड़ा कम करेगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल मेटल। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि अगर एलॉय है, अगर आपको चार ऑप्शन देंगे, एलॉय देगा और मेटल दे देगा, और बोलेगा ये होगा इंसुलेटर होगा कोई होगा, और उसमें बोलेगा कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो अब इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, मेटल होगा। मतलब मेटल होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो करंट है ना, सिर्फ जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो जरूरी नहीं है कि वो जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद पूरा पूरा जितना रिक्वायर्ड होता है जो एनर्जी फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट होता है। नहीं, इसके अलावा बहुत सारे इसके एनर्जी, इन सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब वो डिसिपेट होता है, मतलब लॉस भी बोल सकते हो, लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, हीट के टर्म में, लेकिन बहुत जगह पे होता है कि वो हीट के टर्म में ही उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या होता है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, वो भी देखेंगे, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखना, पावर है। पावर क्या होता है, पावर मीन्स, पावर का मतलब समझो जो वर्क वर्क है। ठीक है, जो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, पावर। अगर जनरली यहाँ पे देखना, पावर का ये फॉर्मूला पूछता है, इस पे बहुत सारे ये सारे पोर्शन है ना, ये वाला, ये और ये जो है, यहाँ पे तीन चार फॉर्मूले जो यूज हुए हैं, इसमें जैसे ये यहाँ पे ये है, ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ ये है, और साथ में ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं सीधा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा सीधा। आप अगर इनके जैसे देखना ना, तो आप एनसीईआरटी में जाके आप न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना एक बार। तो देखो क्या है, पावर जो है ना, पावर का क्या हो गया, वी आई आई। ठीक है, वी आई आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी हो गया। तो यहाँ देखो, वी आई भी लिख सकते हो या वी क्यू बाई टी कर सकते हो। ये हो गया पावर। अब पावर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब पावर को, यहाँ देखना, यूनिट क्या है पावर का, हाँ एक चीज और देखो, यूनिट है ना, वाट है। पावर का जो यूनिट है ना, क्या है, वाट है। ठीक है, और पावर को हम अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करके इसके फॉर्मूला में ना, वी को क्या पुट करते हैं, जैसे वी है ना, वी है ठीक है, तो वी को हम क्या पुटते हैं, वी इक्वल टू आई आर पुट कर देते हैं। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना। आप फॉर्मूला जब ओम्स लॉ को वो करोगे, तो आई आर हो जाएगा, तो फिर को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। फिर उसको वी के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मतलब एक ही पावर का फॉर्मूला है, उसको अलग अलग चीज में चेंज किया हुआ है। ठीक है, और साथ में ये चीज देखना है, 1 किलो वाट आवर क्या होता है। जनरली हम जो यूनिट होता है ना, कॉमर्शियल पर्पस या घरों में जो हम लोग यूज करते हैं यूनिट, या इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट करते हैं, वो हमेशा किलो वाट आवर में करते हैं। लेकिन ऐसे इसका स्मॉल स्मॉल यूनिट की बात करें तो इसे वाट वगैरह में यूज होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको किस में यूज करते हैं, किलो वाट आवर। ठीक है, अब हम बहुत बार पूछता है 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, तो ये है ना, इसको हम ये देखेंगे, यहाँ से देखो 1 वाट इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड। जब हम जूल पर सेकंड को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 3 इंटू 10 की पावर 6
3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा, ये जूल में आएगा। ये अभी पूछा हुआ है आपका, कितने जूल होता है ना, ये भी पूछा हुआ है। अब क्या है, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी। क्या होता है, कोई भी एनर्जी जो सप्लाई होता है कोई भी सोर्स को किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। ये क्या है, पावर को जब टी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पावर देखो कंटिन्यू पावर में, अगर पावर एक बहुत हमेशा कंफ्यूज हो गए, पावर और एनर्जी में हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपने आप, इसी को कंपेयर करके। मानो अगर आप जिम गए हो, ठीक है, जिम में क्या होता है, एक बार डंबल उठाया, ये क्या हो गया, आपके पास पावर हो गया, ठीक है, एक बार डंबल उठाया, ऐसे आपने उठाया, तो ये हो गया आपका पावर। लेकिन इसी को बार बार कंटिन्यू करना, 10 बार 15 बार करना कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी को क्या बोल सकते हो, जो ये है ना एनर्जी, एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो, जो एनर्जी जितना कंजप्शन हो रहा है, मतलब जितना आप यूज कर रहे हो, ठीक है, पावर को किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो हो गया पूरा एनर्जी। ठीक है, उसी को हीट भी मान सकते हो, डिपेंड करेगा हीट के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसी चीज को हीट में कंसीडर किया है, तो पावर क्या हो गया, वी आई, और टाइम से मल्टीप्लाई किया टी, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होता है ये देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार पूछा है। जब भी एनर्जी का यूनिट आया ना, कैलोरी हो जाएगा, वॉट सेकेंड हो जाएगा, वॉट पावर था इंटू टाइम। देखो ये हो गया पावर, पावर क्या था, वी आई, यहाँ देखना ये क्या है, वी आई, वी आई है, ठीक है, और टी टाइम से मल्टीप्लाई वॉट सेकेंड। और एनर्जी का क्या होता है, जूल भी होता है। ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका, न्यूमेरिकल आएगा और इसके यूनिट्स आएंगे, बस इतना आएगा, ज्यादा इससे कुछ नहीं आएगा। अब क्या है, जो हीट है ना, आप यहाँ जो हीट देख रहे हो, हीट ये हो गया हीट। अब क्या है ना, हीट ही को ही मतलब ओम्स लॉ के अलग तरीके से मतलब करंट फ्लो के थ्रू बताते हैं। तो वी के जगह पे जब आई पुट करते हैं ना, वी की जगह पे आई आर पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब क्या बोलेगा, यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या पूछेगा, इसका रिलेशन कैसे करंट के साथ। तो करंट के साथ देखो, हीट का जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे देखना, और यही सेम प्रोपोर्शनल टू आर हो गया और प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल बनता है, और या इसके रिलेशन पूछते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, कुछ अलग एक्स्ट्रा पॉइंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अलावा है, ये तो इतना पढ़ना था। और एक एक आपका एनसीईआरटी में क्या है, सर्किट जो कनेक्ट होता है ना, कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह जो कनेक्ट होता है सीरीज और पैरेलल, वो भी देखेंगे नीचे। ठीक है, और अच्छे से। तो एक चीज और देखना, ये पूछा हुआ है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, कितना होता है एनसीईआरटी में, ये 3380 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसीलिए टंगस्टन जो यूज होता है ना, बल्ब वगैरह में देखते हो टंगस्टन यूज करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, इसीलिए वो टंगस्टन यूज करते हैं बल्ब में। ठीक है, अब क्या देखना, यहाँ पे देखो आप, विन टू कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूछा हुआ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा ना, अगर दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर यहाँ से, दोनों पैरेलल है ऐसे, ठीक है, तो एक कंडक्टर क्या होगा, दोनों से फ्लो कर रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में इधर भी दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, करंट के बीच में, वो कंडक्टर के बीच में। और जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, ये चीज आप देख लेना, ये भी पूछा हुआ है। एक कैपेसिटेंस के बारे में फॉर्मूला याद करना, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये देख लीजिएगा आप। ये नहीं तो अगले बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही चीज को फोर्स एट अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी, कि कौन दिया था, चार्ल्स कूलम। ये जो है ना, अट्रैक्शन बिटवीन दो चार्ज बॉडी के बीच में जो दिया है, वो कौन सा, चार्ल्स कूलम ने दिया था। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब क्या है, एक चीज हाँ एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है, जो डेकोरेटिव देखते हो दीपावली वगैरह में जो लाइटें वगैरह लगाते हैं, तो क्या होता है, अगर एक खराब होता है तो उसके साथ वाले जितने उस वायर में कनेक्टेड होते हैं ना, सब खराब होता है। तो ये पूछते हैं कि उसका जो सीरीज कनेक्शन होता है किस टाइप का होता है। ठीक है, डेकोरेटिव का देखो क्या कनेक्शन होता है, वो सीरीज में होता है। और हाँ, घर में जितने अप्लायंसेस होते हैं, मतलब बल्ब, फैन, और जितने इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह जितने हो गए ना, ट्यूबलाइट वगैरह, ये पता है कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि देखते हैं अगर एक बल्ब भी अगर फ्यूज होता है ना, तो सिर्फ बल्ब फ्यूज होता है, ऐसा नहीं कि पूरी घर की लाइट चला जाता है। अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होगा ना, तो अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ या कोई एक अप्लायंसेस भी कह गया ना, तो सारे घर की लाइट एक साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद का जो कनेक्शन है, मतलब जहां फ्यूज होता है उसके बाद का जो कनेक्शन है, सारा चला जाएगा, इसीलिए सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। घर की जो लाइटें वगैरह होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है, ये जो देखना आप ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये क्या करता है, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। गैल्वेनोमीटर का काम है, जो कोई भी एक सर्किट है ना, तो उसमें पता करता है कि हाँ उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। ठीक है, इस चीज को चेक करता है, ये बताता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना,
ये भी आप क्या होता है इसमें, क्या होता है अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा होता है, ऐसे इसका जो यूनिट होता है एम्पियर में डालते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है, कितना देखना आप जब फ्यूज लेने जाओगे तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे कर कर आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। वो पूछता है क्वेश्चन कि ये इसका किस बेस्ड पे ये काम करता है, तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि जैसे करंट अगर ज्यादा उसमें फ्लो करेगा ना, तो इतना वो हीट करेगा कि वो ऑटोमेटिक फ्यूज जो है ना जल जाएगा, मतलब वो पिघल मेल्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कोई अलग इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी है, अलग घर के अप्लायंसेस जो है, वो बर्बाद होने से पहले ही वो कट हो जाएगा, वो मेल्ट होने के बाद, ठीक है। इसीलिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। अल्टरनेट करंट की बात करें, जैसे एसी एसी बोलते हैं ना, अल्टरनेट करंट की बात करें, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है ना, एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा वो भी क्या करता है, चेंज करता है विथ टाइम कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये सारे जो मैंने ये पॉइंट लिखे ना यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक एक लाइन में एक बार देख लेना आप, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो स्प्लिट रिंग होता है, स्प्लिट रिंग होता है ना, ये स्प्लिट रिंग का कहाँ सुने होंगे आपने, इलेक्ट्रिक मोटर में सुने होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। स्प्लिट रिंग का काम है रिवर्स करना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय इन टेम्परेचर, किसमें, हाँ एक क्वेश्चन है इसमें पूछा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका इफेक्ट होता है किससे, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने पे उससे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड मतलब ना के बराबर इफेक्ट होता है, कौन सा है, एक कोई मेटल एलॉय है, मैगनीन, मैंगनीन मैंगनीन करके है, वो क्या है, एलॉय है। ये क्या है, एक एलॉय है, किस चीज से मिलकर बना है, कॉपर, मैग्नीज, निकेल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा आप देख लेना, एक बार देख लोगे तो ओवरव्यू रहेगा, कि हमेशा जब भी कभी आएगा ना ऑप्शन में तो आप मार सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट में से आता है। और ये क्या एलॉय है, एलॉय किस चीज से मिलकर बना है ये भी आप देखना। अब फ्यूज क्या है, देखो, फ्यूज जो हमने पढ़ा था ना, फ्यूज किससे मिलकर बनता है, टीन और लीड, ठीक है, टीन और लेड से मिलकर बना है। अब इसका जो फ्यूज का नेचर होता है, क्या होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जैसे ही उसके टेम्परेचर कुछ एक आएगा, इतना एक करंट आएगा, खट से मेल्ट हो जाएगा। और क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चंस, ये लाइन तो यही लाइन पूछा हुआ था बीपीएससी वाले एग्जाम में, कोई प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बिहार का कोई इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा हुआ है, ठीक है, वो भी जनरल इंजीनियरिंग में पूछा था ये क्वेश्चन, वो देख लेना। तो ये क्या होता है, फ्यूज प्ले, हाँ ये भी देखेंगे, इसको जो रखते हैं ना डिवाइस में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जो है ना सीरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कुछ और पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इन प्रिंसिपल किसके काम करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है कैसे काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड होता है, ठीक है। एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ एसी जनरेटर है ना, इसके प्रिंसिपल पूछता है किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिव टाइप के पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, अगर इससे क्वेश्चन आता है ना, तो ये सब रिपीटेटिव टाइप का पूछा हुआ है, अगर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे इस चीज का। लेकिन ये जो है इवन आपका इंजीनियरिंग वाले में या आपका फिजिक्स विजिक्स से भी रिलेटेड आता है, तो ये सब रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा है बार बार, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि आप भी कभी भूलो ना इस चीज को, अगर एक बार देख लोगे तो हमेशा काम आएगा। हम लोग पावर की बात किए थे, पावर क्या था, वर्क बाई टाइम, ठीक है, आप ये देख लेना। इसके जो फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो देख लेना, पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लेना, और बाकी दोनों का फॉर्मूला, इस पे क्या ज्यादातर क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल या यूनिट, ये दो चीज आएंगे, ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मोशन, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, देयर इज नो हीट लॉस। अब इसमें बात कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, अगर वो कन्वर्ट इनटू मोशन हो जाएगा, अगर मोशन में आएगा तो कोई हीट लॉस नहीं होगा, ये चीज आप देखिए। और अभी इसके ये सारे पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो एक बार देख लेते हैं। ये फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट किस चीज का, फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैंप, हेलोजन लैंप जो होता है ना, उसका जो फिलामेंट होता है किस चीज का बना होता है, एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम, ठीक है, एलॉय का होता है जो किसी बना होता है, टंगस्टन और सोडियम का बना होता है, ठीक है। हेलोजन लैंप याद करिएगा, ऐसे नॉर्मल बल्ब का होता है टंगस्टन होता है, लेकिन हेलोजन लैंप को देखो ज्यादा ब्राइट लाइट होता है, तो किस चीज से बना होता है, टंगस्टन एंड सोडियम, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिशियन क्या, ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी पूछा हुआ है, कितना होता है, 10 to the power 4 ओम, ठीक है, 10,000 ओम, ठीक है, इतना होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 to the power 4 ओम, ठीक है। गैसेस फिल्ड इन फ्लोरोसेंस ट्यूब, कौन सा गैसेस होता है, जो फ्लोरोसेंस ट्यूब होता है उसमें कौन सा ये गैस भरे जाते हैं, मरकरी और नोबेल गैस। नोबेल गैस में बात करें तो आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया और क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, ये सारे गैस यूज करते हैं। तो ये सब वन लाइनर का क्वेश्चन है, आप एक एक बार इसको देख लीजिएगा। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है ना, उसमें क्या करता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है उसको एसी जो होता है ना जहाँ पे, उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में।
इस टाइप का एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, कि वो जो एसी होता है, एसी अल्टरनेट करंट होता है, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और इंक्रीज द टेम्परेचर, हम लोग अभी क्या बात किए थे, रजिस्टिविटी वाला में, रजिस्टिविटी वाले में बात किया था ना, जिसका रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और ये हो गया रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो जाहिर से फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर घटेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी कंफ्यूजिंग करता है। अगर सेमीकंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब बढ़ेगा, ज्यादा होगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। मेटल में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो वो बढ़ेगा। ठीक है। अगर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर रेजिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है तो दोनों सेम तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेटल में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी घटेगा, मतलब करंट फ्लोइंग कैपेसिटी जो उसका है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो चीज। रजिस्टर्स है ना, वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे बिहेव करेगा, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है। तो आप देख लो, अगर रेजिस्टेंस जो सीरीज में है किस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड होता है तो सीरीज में बोलते हैं, और इस टाइप से कनेक्टेड होता है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। अगर मानते हैं रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, इसमें भी R1 R2 R3 है, वो इसका रेजिस्टेंस के हर रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो वोल्टेज है ना, V1 है, V2 है, V3 है। ठीक है। ये टोटल वोल्टेज है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसका पूरे का ओवरऑल का, वो V है, और यहाँ पे भी एक V है। ठीक है। ये रहा, मतलब अब ये डायग्राम देख लेना। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, अब देखना यहाँ पे जो करंट, अब देखो मानो नॉर्मल पाइप, अगर कोई पाइप है, मतलब एक पाइप दो पाइप ऐसे कनेक्टेड है सीधा एक दूसरे में, तो पाइप कैसे फ्लो होगा, पाइप में जो फ्लो हो रहा है पानी सब में बराबर फ्लो होगा। तो सेम इसी तरह से करंट जो फ्लो हो रहा है, देखो इसमें भी आई भरेगा, इसमें आई आई होगा। ठीक है। अगर पाइप को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, एक पाइप यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, जैसे आप देखो ये पाइप है, इस तरह से जो ऐसे है ना, ये वाला डायग्राम है जो इस तरह से कनेक्ट करते हैं पाइप, ये रहा मेन पाइप, और फिर एक पाइप दो पाइप तीन पाइप, अगर ऐसे से कनेक्ट करते हैं तो पानी जो फ्लो होगा, वाटर जो फ्लो होगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। सेम तरह से यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, आप देखो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ना, तो कुछ करंट इसमें जाएगा वन में, कुछ दो में, कुछ थ्री में, अलग अलग करंट फ्लो होगा। और बाकी करंट कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आके आई हो जाएगा। ठीक है। जो यहाँ से होगा ना, यहाँ से जो करंट आई अगर जा रहा है तो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर बाद में आके एक ही मिल जाएगा। ठीक है। अब बट देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल है ना, वो क्या है, सेम ही है। पोटेंशियल बोले जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का सेम है। ठीक है, जो कि है V। तो अब हम इसमें कुछ पॉइंट से बात करते हैं कंपेयर करके, जो होता है इसका देखते हैं। सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर्स, क्या है, सही है, ये बात सही है। देखिए ये अगर यहाँ से आई करंट गया तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। ठीक है, मतलब सेम करंट फ्लो करेगा। क्या इसमें भी वैलिड है, यहाँ देखते हैं। द करंट डिवाइडेड अमॉन्ग द ब्रांचेस, नहीं। यहाँ पे देखो करंट, यहाँ पे आई इक्वल टू I1 I2 I3, यहाँ पे मतलब जो तीनों बाहर रहा था ना, इसमें तीनों फ्लो हो रहा था, करंट सेम हो रहा था। बट यहाँ देखिएगा, जो यहाँ पे करंट है ना, यहाँ से अगर आई आ रहा है, ये करंट मानो आप क्या है, ये सर्किट में करंट आई है। ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पैरेलल जहाँ पे सर्किट में आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, I1 I2 I3 में कनेक्ट हो जाता है। तो अगर हम करंट निकालने की बात करेंगे तो ये आ जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रहेगा करंट का, ये रिलेशन इसमें आ गया। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का, देखिए टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसमें सीरीज में अगर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, तो ये देखिए क्या होगा, R1 R2 R3 सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बट इन पैरेलल क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या आता है, रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस टाइप से होता है। यहाँ पे देखिएगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, R1 R2 R3, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सबका सम हो रहा है। बट यहाँ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, जितना आ जाएगा उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सम सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबको सम कर रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये बात कर दिया रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं वोल्टेज का। ये जो है ना वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस, टोटल वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब ये टोटल वोल्टेज है। ठीक है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू, ये हम लोग को फॉर्मूला ये पता है ना, ओम्स लॉ वाला, V इक्वल टू आई आर। ठीक है। ये जो फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आई आर वाला। अब यहाँ पे देखो, ये जो हो गया V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे जो हो गया V इक्वल टू आई आर, ये जो V तो सेम है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ना, इस अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग पे, तो करंट तो सेम होगा सब में। देखो करंट तो सेम रहा। अब इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा, आप देख लो यहाँ पे। पहले क्या करेंगे, पहले हम करंट निकालेंगे, और फिर ये रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो आई आर आ जाएगा। V इक्वल टू V1 इक्वल टू आई आर। अब डिपेंड कर आई कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, इसके कारण निकलेगा, फिर इसके निकलेगा, इसके निकलेगा, फिर सब मिलके प्लस, अगर ओवरऑल वोल्टेज निकालेंगे V को,
तो ओवरऑल वोल्टेज निकालेंगे वी को, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बट यहाँ पे देखना आप, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, ये दोनों है, ये पूरा कितना है, V है। तो ये वाले रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट वाले या सेकंड वाले थर्ड के लिए बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो आप क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल में V1 इक्वल टू V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मतलब सारे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये जितने हैं ना, इससे भी हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने देख बताया आपको, एक छोटा सा चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको और समझा दिया कि जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पूछते हैं। प्लस इनकेस अगर एक बार आप रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी को, अगर इनकेस अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट छूटा, अगर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी देख लेना, रीडिंग लगा लेना, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है। इस चैप्टर को अगर आपको समझ में आया, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और कोई प्रॉब्लम है, या और कोई चैप्टर में कुछ और जानना चाहते हो तो भी बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के कंटिन्यू हम फिजिक्स का सीरीज खत्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री लेके आएंगे, बायोलॉजी लेके आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ में कुछ क्वेश्चन है जिसका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू।